चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे रिसर्च की। तो ध्यान रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स का भी के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो मैं टाइप्स ऑफ रिसर्च का बताया था। ठीक है, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग नोट्स में, यूट्यूब में, गूगल में, इंटरनेट में इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। ठीक है, तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च जो है, रिसर्च की विशेषता बोलो, चरित्र बोलो, ये जो है ये एक्चुअली है क्या, ये एक ऐसा, ये कुछ क्वालिटीज हैं, ठीक है, जो आपके रिसर्च में होनी चाहिए। इसलिए मैंने लिख दिया है डिजायर्ड क्वालिटीज या वांछित गुण। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ क्वालिटीज हैं जो आपके रिसर्च में होनी चाहिए। उसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, विशेषताएं बोलते हैं, चरित्र बोलते हैं, या सिंपल आप क्वालिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सारे अप्रोचों के साथ इसको पढ़ना, क्वेश्चन में हो चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, क्वालिटीज बोले, ठीक है, उसका मतलब एक ही होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च आर सम डिजायरेबल क्वालिटीज, या फिर वो कुछ ऐसे वांछित गुण हैं, कुछ ऐसे वांछित गुण हैं जो आप चाहते हैं कि आपके रिसर्च में हो, जो आपके रिसर्च में हो। ठीक है, क्यों ऐसा चाहते हैं हम? टू एंश्योर इट्स क्वालिटीज, टू एंश्योर इट्स क्वालिटी। ठीक है, रिसर्च की गुणवत्ता अच्छी रहे, इसी के लिए हम चाहते हैं कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो कौन कौन सी वो क्वालिटीज हैं और उन क्वालिटीज का मतलब क्या है, ये आपको थोड़ा सा समझना है। नाम से थोड़ा सा वो अलग लगेगा, लेकिन उसकी मीनिंग रिसर्च में बदल जाती है। तो केवल हमको इसी बात का ध्यान रखना है कि हम जो उसका टाइटल है, जो भी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे, उसका जो टाइटल है, उस टाइटल से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी देखिए, नाम से लगता है ऑब्जेक्ट या उद्देश्य, लेकिन इसका मतलब कुछ और है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आपका शोध जो है, आप जो रिसर्च कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके के बायस से मुक्त हो, किसी भी तरीके के बायस से फ्री हो। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायस। लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है फ्री फ्रॉम एनी बायस, फ्री फ्रॉम एनी बायस, किसी भी पक्षपात से मुक्त। यानी आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से बायस नहीं होना चाहिए। अब बायस होने का मतलब क्या है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो सकता है आप जिन लोगों पे रिसर्च कर रहे हो उनके साथ आपकी सहानुभूति जुड़ी है, तो आप जानबूझ के उस तरीके का रिजल्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, या वो लोग आपको पसंद नहीं है तो जानबूझ के आप उनके अगेंस्ट रिसर्च का रिजल्ट जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, या किसी भी तरीके का पक्षपात या बायस से फ्री होना चाहिए आपका रिसर्च। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता। ठीक है, आपका रिसर्च यदि पूरी तरीके से फ्री ऑफ बायस है, बिल्कुल न्यूट्रल होके, निष्पक्ष होके आपने रिसर्च किया है, तो हम लोग बोलेंगे कि आपका जो रिसर्च है या आपके रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है, रिजल्ट्स जो है, वो बहुत ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा क्या है, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ऑल अदर क्वालिटीज आर जस्ट टू एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च। एक चीज और यहाँ पर लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिविटी इज द कोर क्वालिटी। ऑब्जेक्टिविटी इज द कोर क्वालिटी। कोर क्वालिटी का मतलब है कि ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता जो है वो किसी भी अनुसंधान की, किसी भी रिसर्च की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी। इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये कि ऑल द अदर क्वालिटीज आर जस्ट टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च। जस्ट टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च, यानी कि जो बाकी के आगे हम लोग क्वालिटीज पढ़ने वाले हैं, वो घूम फिर के केवल उनका मकसद यही है कि रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। आगे की जो हम लोग क्वालिटीज पढ़ेंगे उनका घूम फिर के मकसद एक ही रहेगा कि रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। इसीलिए बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता जो है वो रिसर्च की कोर क्वालिटी है, केंद्रीय गुण है। ठीक है, और फिर हम लिख रहे हैं क्या? ऑल अदर क्वालिटीज आर जस्ट टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च। अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना। बाकी की जो क्वालिटीज हैं वो हम इसलिए चाहते हैं ताकि रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे, वस्तुनिष्ठता बनी रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे तो वस्तुनिष्ठता बनी रहेगी? ऐसा क्या करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा रिसर्च जो है वो बहुत ऑब्जेक्टिव होगा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी हाई रहेगी? क्या ऐसा करेंगे? तो लिखा हुआ है, अ रिसर्चर मस्ट एंश्योर दैट द स्टडी मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय देयर ओन बायसेस। बाय देयर ओन बायसेस क्या लिखा हुआ है हिंदी में अगर देखें तो, शोधकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि शोधकर्ता उसके अपने निजी सोच से प्रभावित ना हो। थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, इसको मैं सुधार दूंगा। तो रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एज अ रिसर्चर, एक शोधकर्ता की हैसियत से आप क्या कर सकते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी अपनी जो निजी सोच है, आपका जो पर्सनल ओपिनियन है, हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से बायस होता है, किसी ना किसी पॉइंट पे वो थोड़ा सा बायस हो जाता है। ठीक है, चाहे विद और अगेंस्ट,
चाहे उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में हम थोड़े से बायस हो जाते हैं। तो आपको एज अ रिसर्चर, एक शोधकर्ता के स्थान से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी अपनी निजी सोच, आपके अपने पसंद नापसंद आपके अनुसंधान को, आपके रिसर्च को प्रभावित ना करें, वो उसे अफेक्ट ना करें। और क्या कर सकते हो आप वस्तुनिष्ठता के लिए? एक ये आप कर सकते हो कि आप क्रिटिकल एग्जामिनेशन करो, बहुत गहन उसकी जांच करो, ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण करो, गहन अध्ययन करो, इन डेप्थ स्टडी करो, इन डेप्थ स्टडी करें। और एक और चीज यहाँ पे बताई जा रही है, सफिशिएंट सैंपल साइज। सफिशिएंट सैंपल साइज, सैंपल वैसे मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं कि सैंपल क्या होता है। सैंपल का मतलब आप लोग ये समझ लो कि अगर आप लोगों को मान लिया जाए दिल्ली के लोगों के बारे में कोई रिसर्च करना है, दिल्ली के में रहने वाले जो लोग हैं, आपको उन पे रिसर्च करना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि दिल्ली में रहने वाले हर एक व्यक्ति से जाके आप पूछें या हर एक व्यक्ति का आप डेटा एनालाइज करें, कई साल लग जाएंगे, वो इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दिल्ली के लोगों के का एक सैंपल ले लोगे, कुछ एक खास एरिया में या किसी भी तरीके से आप 10% या 1% लोगों का एक ग्रुप बना लोगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल। आगे हम लोग सैंपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ एक चीज हमको समझना है कि ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखने के लिए आपके रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी हो, ऑब्जेक्टिविटी का गुण हो, उसकी क्वालिटी हो, उसके लिए एक और चीज आप क्या कर सकते हो कि आपका जो सैंपल साइज है वो सही होना चाहिए। सैंपल साइज जो है आपका बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि उससे वस्तुनिष्ठता बढ़े, ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च की बढ़े। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? समझ में आया ये वाला पॉइंट, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता समझ में आई? समझ में आया ये? कोई डाउट इसमें किसी पॉइंट पे? वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी का सीधा सा मतलब है कि आपका रिसर्च किसी भी तरीके के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायसेस, ठीक है, पर्सनल बायस या किसी भी तरीके के बायस से वो फ्री होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पसंद नापसंद का प्रभाव ना पड़े। दूसरा कि आप क्रिटिकल एग्जामिनेशन करोगे, बहुत गहन अध्ययन करोगे, इन डेप्थ स्टडी करोगे और अपने सैंपल का साइज सफिशियंट रखोगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग इंडियन, एज एन इंडियन, अगर मैं पाकिस्तान के लोगों पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो और मान लेते हैं कि पर्सनली मैं पाकिस्तान को पसंद नहीं करता या मेरे मन में पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों की इमेज खराब है, तो इस बात को नजरअंदाज करते हुए मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उसमें मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, मेरे लाइक्स और डिसलाइक जो हैं वो मेरे रिसर्च को प्रभावित ना करें। मैं बहुत अच्छे से एनालाइज करूं डेटा को, इन डेप्थ स्टडी करूं और बिल्कुल न्यूट्रल और निष्पक्ष निर्णय दूं, ठीक है, अनबायस्ड डिसीजन में दूं। ये एक आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है प्रियंका, समझ में आया एग्जांपल? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तुरंत रिप्लाई किया करो, नहीं भी आया तो तुरंत बोला करो, टाइम वेस्ट मत करो, लाइव क्लास में इन्हीं सारी चीजों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्वालिटी हमको चाहिए रिसर्च में वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, ठीक है। अभी से ही बता दूं मैं, बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च के ऐसे होते हैं जो बहुत सिमिलर लगते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स को और जो छोटे छोटे डिफरेंसेस जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान में रखना है। तो अगला रिसर्च जो है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च का जो है, अगली क्वालिटी जो हम चाहते हैं वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी या निरंतरता। इंग्लिश में बोले तो कंसिस्टेंसी, हिंदी में बोले तो निरंतरता। अब ये निरंतरता या कंसिस्टेंसी की बात का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी या निरंतरता का मतलब है कि आपका जो रिसर्च है या आपने जो रिसर्च की फाइंडिंग्स जो आपने ली, जो भी आपने रिजल्ट दिया, ठीक है, वो रिजल्ट ऐसा है जो कंटिन्यूअसली आपको एक ही रिजल्ट मिल रहा है। आप बार बार सेम वेरिएबल्स के साथ सारे प्रोसीजर्स को, सारे मेथड्स को, सारी चीजों को सेम रख के आप अगर बार बार रिसर्च करो तो आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकल या सेम रिजल्ट आपको बार बार मिल रहा है, एक ही रिजल्ट आपको बार बार मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सेम वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर सेम वेरिएबल्स, एक ही तरीके का सैंपल, वही लोग, एक ही टेक्निक, सेम टाइप के टेस्ट अगर आप यूज कर रहे हो, एक ही स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो, तो ये सारी चीजें यानी कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं रिसर्च में, उन सारे फैक्टर्स को यदि आप सेम रखो तो आपको हर बार एक ही तरीके का रिजल्ट मिलता है। उसको बोला जाता है
कंसिस्टेंसी, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी। तो जितना ज्यादा सेम रिजल्ट आपको मिलेगा हर बार, सारे वेरिएबल सारे फैक्टर्स को एक समान रखने पे, जितना ज्यादा सिमिलर रिजल्ट आपको मिलेगा, बार बार सिमिलर रिजल्ट यदि आपको मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि आपका रिसर्च जो है वो बहुत रिलायबल है या बहुत विश्वसनीय है। ठीक है, समझ में आई बात? इसको हम लोग ना, रिलायबिलिटी वाली जो क्वालिटी है रिसर्च की, उसको हम लोग वेरीफाइबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी वो उसको वेरीफाइबल या वेरीफाइबिलिटी करके भी बोलता है, हिंदी में उसको बोलते हैं सत्य साधनीयता। सत्य साधनीयता या सत्यापनीयता। सत्य साधनीयता या सत्यापनीयता। इजी हिंदी में यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इजी हिंदी वो यूज नहीं करेगा। वो अगर इजी हिंदी यूज करता तो मैं उससे भी ज्यादा इजी हिंदी यूज करता। एग्जाम में एनटीए बहुत अजीब हिंदी यूज करता है, तो इसलिए मैं जानबूझ के अभी से ऐसे शब्द डाल रहा हूँ ताकि आपको आदत हो जाए। ध्यान रखिएगा, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता को वेरीफाइबिलिटी भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि आप अपने रिसर्च को वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई कैसे करोगे? किसी भी रिजल्ट को आप सेम रिसर्च फिर से करके देखोगे, सेम वेरिएबल्स के साथ आप उसी रिसर्च को फिर से करके देखोगे, और अगर हर बार वैसा ही रिसर्च करने से, सेम वेरिएबल्स के साथ सेम रिसर्च करने से अगर आपको बार बार एक ही समान का रिजल्ट परिणाम मिल रहा है, तब आप उसे वेरीफाई कर लोगे, आप उसे सत्यापित कर लोगे। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलायबल या विश्वसनीय। हम लोग बोलेंगे कि आपका रिसर्च विश्वसनीय है, रिलायबल है। क्यों? क्योंकि हर बार वही सेम रिजल्ट, रिसर्च दोहराने से हमको सेम रिजल्ट, सेम परिणाम मिल रहा है। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? समझ में आई ये वाली बात? किसी को कोई डाउट? अगली क्वालिटी देखते हैं। अगली क्वालिटी है वैलिडिटी, वैधता। वैलिडिटी या वैधता। जस्ट अ मिनट। अगली क्वालिटी पे आते हैं, वैलिडिटी या वैधता। वैलिडिटी या वैधता। अभी देखो, आपको मैं इसको एक एग्जांपल से ही शुरू करता हूँ बताना। मान लिया जाए आप रोड पे जा रहे हो बिना हेलमेट के और ट्रिपल सीट बैठे हुए हो। ठीक है, आपको ट्रैफिक पुलिस जो है वो रोकता है और आपसे सबसे पहले बोलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ड्राइविंग लाइसेंस आप दिखाते हो। ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ही वो आपका देखता है, पता चलता है कि उसमें आपका नाम जो है ना वो पूरा घिस चुका है, पूरा मिट गया है, या उस ड्राइविंग लाइसेंस में का जो नंबर होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, वो पूरी तरीके से मिट गया है। ठीक है, या आपकी फोटो मिट गई है, या वो टूट चुका है, या खराब हो चुका है, तो वो क्या बोलेगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो वैलिड नहीं है, वो अवैध है, वो वैध नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि आप किसी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हो। ठीक है, फॉर्म फिल करते हो, बढ़िया तैयारी कर रहे हो, अचानक एक महीने के बाद आपको मैसेज आता है एनटीए का कि आपका फॉर्म जो है वो इनवैलिड है, वैध नहीं है। ठीक है, क्यों वैध नहीं है? क्योंकि आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाला है वो गलत डाल दिया है, आपने आधार नंबर जो डाला है वो गलत डाल दिया है। तो बेसिकली वैलिडिटी या वैधता का मतलब क्या है? वैलिडिटी या वैधता का मतलब है कि जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी भागीदार हैं रिसर्च में, जितनी भी चीजें होती हैं रिसर्च में, ठीक है, टेस्ट जो आप यूज कर रहे हो, जो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो, आप जो सैंपल साइज ले रहे हो, जो पॉपुलेशन ले रहे हो, ठीक है, यानी कि जिस पॉपुलेशन से आप सैंपल ले रहे हो, वो फॉल्टी है, वो सही नहीं है। आपको दिल्ली के लोगों पे रिसर्च करना था और आप क्या कर रहे हो? गुड़गांव के लोगों पे रिसर्च कर रहे हो, आप हरियाणा के तरफ चले गए, आप एनसीआर को छोड़ के आप कहीं और चले गए। ठीक है, तो आपका सैंपल या पॉपुलेशन फॉल्टी हो गया। आपको जिस संबंध में, जिस बारे में आपको रिसर्च करनी है, आप उससे रिलेटेड पॉपुलेशन ले ही नहीं रहे हो। बाकी सारी चीजें सही है लेकिन पॉपुलेशन आप गलत ले रहे हो, तो आपका पॉपुलेशन फॉल्टी है, उसमें खराबी है। ठीक है, या आपके रिसर्च के हिसाब से जिस तरीके का टेस्ट आपको यूज करना था, टेस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट। तो जिस तरीके का टेस्ट आपके रिसर्च के लिए सुटेबल था, आप उसके बजाय किसी दूसरे तरीके का टेस्ट यूज कर रहे हो जो आपके रिसर्च टाइप के लिए सही नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो वहां आपका टेस्ट जो है वो फॉल्टी हो गया। तो कुल मिलाकर के वैलिडिटी का मतलब है कि जितने भी रिसर्च में, अनुसंधान में जितनी भी चीजें होती हैं, टेस्ट हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज, पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर, स्टेप्स, और भी जितनी चीजें होती हैं, उनमें से सारी चीजें यदि त्रुटि रहित है, बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल रिलेवेंट है एक दूसरे से, आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेवेंट है,
तो यदि ये इस तरीके की एक्यूरेसी आपको मिलती है, सारी चीजें सही हैं, आपके रिसर्च के नीड के नेचर के अकॉर्डिंग है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका रिसर्च वैलिड है, वैलिड है। ठीक है। पता चला कि आप जो डेटा लेके आए हैं वो तो कॉपी पेस्टेड है, ठीक है, कॉपी पेस्टेड है वो, तो उस केस में क्या माना जाएगा, आपका रिसर्च इनवैलिड बोल देंगे भाई, कि आप जो रिसर्च किए वो पूरी तरीके से इनवैलिड है, आपने सही डेटा यूज ही नहीं किया है, आप गए ही नहीं फील्ड पे, आप तो दूसरे का डेटा उठा के कॉपी कर दिए। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा कि आपका रिसर्च इनवैलिड है। ठीक है। अच्छा, वैलिडिटी आप इंश्योर कैसे करोगे, कैसे आप ये सुनिश्चित करोगे कि आपका जो रिसर्च जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल वैलिड होगा, इसके लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं, ठीक है, कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ मैं लिखा था वो है कि वैलिडिटी एंश्योर्स द ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च। ये एक स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो वैलिडिटी वाली जो क्वालिटी है, अगर आपका रिसर्च बहुत वैलिड है, ठीक है, अगर आपका रिसर्च वैलिड है, वैध है, तो क्या होगा, उस वैलिडिटी की वजह से आपके रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी पहले देख चुके हैं हम लोग, रिलायबिलिटी भी पहले देख चुके हैं। ये जो दो क्वालिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी कब, यदि आपके रिसर्च में वैलिडिटी काफी ज्यादा है। अगर आप अपने रिसर्च में वैलिडिटी इंश्योर कर लो, ठीक है, तो आपके रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी, ये दो क्वालिटीज अपने आप बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये फ्रेज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका रिसर्च बहुत वैलिडिटी है या वैलिड है, या आप अपने रिसर्च की वैलिडिटी वैधता बहुत स्ट्रांग रखते हो, तो इससे दो फायदा आपको होगा। एक, कि आपके रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, वस्तुनिष्ठता इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, आपका रिसर्च ज्यादा विश्वसनीय हो जाएगा, ज्यादा रिलायबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया हिंदी में, वैधता जो है वो शोध की वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। ठीक है, आपका शोध वैध है तो ये भी सुनिश्चित हो जाएगा, ये भी इंश्योर हो जाएगा कि भाई वो ऑब्जेक्टिव भी है और बहुत रिलायबल भी है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है, इट समटाइम्स becomes even more important than reliability। ठीक है, even more important than reliability, बहुत ही important बात ये लिखी हुई है भाई। ठीक है, कि कभी कभी वैलिडिटी जो है, वैधता जो है, वो विश्वसनीयता से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो वैलिडिटी है, वैधता जो गुण है, जो क्वालिटी है रिसर्च की, वो रिलायबिलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नहीं 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 तुकेश, वो वैलिडिटी अलग है, वो वैलिडिटी अलग है। ठीक है, वो वैलिडिटी अलग है, टाइम वाली वैलिडिटी अलग है। मैं पहले ही इसीलिए बोला कि रिसर्च के लैंग्वेज में जो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे टर्म्स की मीनिंग थोड़ी सी बदल जाती है। ठीक है, समझ में आया वैलिडिटी, वैलिडिटी समझ में आया। अगला देखते हैं भाई, अगली क्वालिटी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, अभी अभी हम लोग एक्यूरेसी की बात किए, क्या कहाँ पर बात किए हैं, अपन ये बोले कि अगर किसी भी रिसर्च का टेस्ट, ठीक है, किसी भी रिसर्च का टेस्ट, पॉपुलेशन, प्रोसीजर, स्टेप्स, ये सब अगर एक्यूरेट है, ये सब अगर एक्यूरेट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वैलिड है बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे कि रिसर्च की वैलिडिटी काफी ज्यादा है। अब अपन समझते हैं कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है। तो लिख रहा है, एक्यूरेसी डिनोट्स द डिग्री ऑफ रिलेवेंसी, डिग्री ऑफ रिलेवेंसी। इससे ज्यादा आसानी से आपको नहीं बताया जा सकता भी कुछ भी। एक्यूरेसी का मतलब है डिग्री ऑफ रिलेवेंसी ऑफ टेस्ट, पॉपुलेशन, प्रोसीजर एंड स्टेप्स। ठीक है, आप जिस भी, जो भी जांच प्रक्रिया अपनाते हो, जिस भी तरीके का टेस्ट अपनाते हो, जो भी सैंपल लेते हो, सैंपल को, सॉरी, पॉपुलेशन लेते हो, पॉपुलेशन को हिंदी में समष्टि बोलते हैं भाई। आगे अपन डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है डिटेल में, अभी इतना समझ लो कि पॉपुलेशन को हिंदी में समष्टि बोला जाता है और कभी कभी समूह भी बोला जाता है। प्रक्रिया जो आप अपना रहे हो, जो स्टेप्स आप अपना रहे हो, चरण अपना रहे हो, वो आपस में कितने संबंधित हैं, आपस में वो कितने संबंधित हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि नहीं। जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, टाइप ऑफ टेस्ट, पॉपुलेशन, जिस टाइप का रिसर्च आप कर रहे हो, अप्लाइड, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जो प्रोसेस आप अपना रहे हो, जो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो, वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं, मैच कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि इररिलेवेंट है,
टेस्ट किसी और टाइप का आप ले रहे हो, अलग टाइप का रिसर्च कर रहे हो, स्टेप्स कुछ अलग ही चला रहे हो, प्रोसेस अलग ही चल रहा है, पॉपुलेशन कुछ और है। तो इस तरीके का ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं रिसर्च में, वो सब एक दूसरे से कितने रेलेवेंट हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है डिग्री ऑफ रिलेवेंसी। डिग्री ऑफ रिलेवेंसी एक दूसरे से कितने संबंधित है, कितने ज्यादा वो संबंधित है, वो क्या होती है, एक्यूरेसी। जितने ज्यादा वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, जितने ज्यादा वो एक दूसरे से मैच करेंगे, आपके रिसर्च की एक्यूरेसी, शुद्धता उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, आगे इसमें लिखा है द हायर द एक्यूरेसी द मोर वैलिड विल बी कंसिडर्ड द रिसर्च। सेम वही बात जो मैंने वैलिडिटी में आपको बोली थी। ठीक है, जितनी एक्यूरेसी होगी उतनी वैलिडिटी होगी। यहाँ भी उसी बात को बोल रहा है, एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी आपका रिसर्च उतना ज्यादा वैलिड माना जाएगा, उतना ज्यादा वैलिड माना जाएगा। और वैलिड की परिभाषा मैंने क्या दी थी, एक्यूरेसी। आपका रिसर्च अगर एक्यूरेट है तो वो वैलिड माना जाएगा, जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा उतना ज्यादा वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा रिसर्च एक्यूरेट हो, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो, शुद्धता ज्यादा हो, इसके लिए एक छोटा सा टिप दिया गया है, चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ डेटा। चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ डेटा, आप आंकड़ों का सबसे सही स्रोत इस्तेमाल करो, सबसे सही स्रोत। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे अकाउंटिंग पढ़ना है तो मैं कौन सी बुक प्रीफर करूंगा, मैं आईसीएआई की बुक प्रीफर करूंगा। आईसीएआई की वेबसाइट में जो बुक्स दी गई हैं डाउनलोड करने के लिए फ्री में, मैं उन बुक्स को पढ़ूंगा। क्यों, क्योंकि वो उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो एकदम सही लिखी हुई हैं। ठीक है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, बिना त्रुटि के, बिना किसी मिस्टेक के उसमें बातें लिखी हुई हैं, उसकी बातों को मैं आंख मूंद के भरोसा कर सकता हूँ। तो वो क्या होगा, बेस्ट सोर्स ऑफ डेटा होगा मेरे लिए अगर मुझे अकाउंटिंग पढ़ना है। उसी तरीके से आपको जिस भी तरीके का रिसर्च करना है, जो भी रिसर्च आप कर रहे हो, उस रिसर्च के लिए जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा आपको कई जगह से मिल सकता है, कई अलग अलग सोर्सेज से मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको बेस्ट सोर्स ऑफ डेटा चुनना है। वो सोर्स चुनना है जहां से आपको सबसे ऑथेंटिक, सबसे विश्वसनीय आंकड़े मिलेंगे, सबसे ऑथेंटिक डेटा जहां से मिलेगा वो सोर्स आपको चुनना है। इससे क्या होगा, आपके रिसर्च की एक्यूरेसी बनी रहेगी, एक्यूरेसी बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगली क्वालिटी क्या होगी। अगली क्वालिटी है क्रीडिबिलिटी। क्रीडिबिलिटी या निर्भरता। अभी देखो इंग्लिश में अगर देखें क्रीडिबिलिटी, तो इसका मतलब भी हमको लगता है विश्वसनीयता। बहुत सारे लोग क्रीडिबिलिटी और रिलायबिलिटी को सेम समझते हैं, पर जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि रिसर्च में टर्म्स का मतलब बदल जाता है। तो यहाँ पर क्रीडिबिलिटी का मतलब है हिंदी में निर्भरता। इसका मतलब क्या होगा, चूजिंग द बेस्ट सोर्स टू ऑब्टेन डेटा। चूजिंग द बेस्ट सोर्स टू ऑब्टेन डेटा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले यही कुछ इसी तरीके की बात हम लोग एक्यूरेसी में किए थे। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होगा, आंकड़ों का सबसे अच्छा विश्वसनीय स्रोत ढूंढना। ठीक है, जो बात थोड़ी देर पहले मैं किया कि आप जो डेटा इकट्ठा कर रहे हो, जहां से भी डेटा इकट्ठा कर रहे हो, जो सोर्स आप यूज कर रहे हो वो जितना ज्यादा सही होगा, सबसे सही अगर वो होगा, तो आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा लिखा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप्स एंड प्रोसीजर। आप अपने स्टेप्स और प्रोसीजर जो है वो जितने सही रखोगे उतना ज्यादा आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या टिप्स, प्रो टिप्स आपको दिया जा रहा है, वो है यूजिंग, पहले वो कह रहा है कि यूजिंग एक्सेसिव सेकेंडरी डेटा रिड्यूसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा का मतलब है सेकेंड हैंड डेटा। अगर एकदम मैं चालू भाषा में बोलूँ तो सेकेंडरी डेटा का मतलब होगा सेकेंड हैंड डेटा। सेकेंड हैंड डेटा का मतलब कि किसी और ने उसी विषय के संबंध में कोई रिसर्च किया था, आपने उसका डेटा ले लिया। ठीक है, या फिर किसी मैगजीन में, किसी किताब में उसके बारे में कुछ लिखा था, आप वो डेटा उठा लिए। तो ये होता है सेकेंडरी डेटा, जो आपने खुद ऑब्टेन नहीं किया है। जो डेटा आप खुद नहीं बनाए हो, खुद प्राप्त नहीं किए हो, उसको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। जो डेटा आप खुद क्रिएट किए हो, खुद आप फील्ड पे गए, लोगों से आप बात किए, उनसे कुछ क्वेश्चन किए और उससे जो डेटा आपको मिला, वो होता है प्राइमरी डेटा। जो दूसरों का यूज किया हुआ डेटा आप यूज कर रहे हो, जो डेटा पहले ऑलरेडी यूज हो चुका है या पहले किसी और ने कलेक्ट किया था, वो डेटा जब आप यूज करते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा सेकेंडरी डेटा यूज करोगे ना, तो आपके रिसर्च की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। द्वितीयक आंकड़ों का अधिक उपयोग अनुसंधान की विश्वसनीयता कम करता है।
अनुसंधान की विश्वसनीयता कम करता है। इस पॉइंट को वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछ सकता है या किसी डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रिसर्च की क्रेडिबिलिटी या निर्भरता कब कम हो जाती है, या निम्न में से कौन सी त्रुटि रिसर्च की या शोध की अनुसंधान की निर्भरता या क्रेडिबिलिटी को कम करती है। तो उसका आंसर क्या होगा? एक्सेसिव यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। एक्सेसिव यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक आंकड़ों का अधिक उपयोग जो है वो आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी या निर्भरता को कम करता है। तो यहाँ पर दोनों सिमिलर लग रहा है, तो उसको अपन ऐसे कुछ समझ लेते हैं कि आपके रिसर्च की जितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है। बेस्ट सोर्स यूज करना, डेटा के लिए बेस्ट सोर्स यूज करना, ये होता है क्रेडिबिलिटी। और जब आप डेटा का बेस्ट सोर्स यूज करते हो तो वो आपके रिसर्च की एक्यूरेसी इंक्रीज करता है। ठीक है। तो डेटा इकट्ठा करने के लिए बेस्ट सोर्स यूज करना, ये एक्यूरेसी के लिए एक टिप है, एक एडवाइस है। और बेस्ट सोर्स यूज करना ये जो खुद एक प्रोसेस है, ये क्या होती है? क्रेडिबिलिटी। ये रिसर्च की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? समझ में आई बात यहां तक? जल्दी बोलो, समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ें। अगली जो क्वालिटी है वो है आप सभी का फेवरेट, जिसके बारे में हम लोग बहुत चर्चे हैं, ठीक है, जलवे हैं इनके, जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लग गया, हीरो आ गया। बहुत बातें हुई हैं इसके बारे में। ठीक है। मिर्जापुर में बोलता है ना, जलवे हैं अपने, बस जनरलाइजेबिलिटी के भी जलवे हैं। क्या होता है जनरलाइजेबिलिटी? आप लोग बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा। जनरलाइजेबिलिटी क्या है? पढ़ते हैं भाई, बोल क्या रहा है। देर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी। ठीक है, खुद ही बोल रहा है वो कि जनरलाइजेबिलिटी और वैलिडिटी के बीच बहुत बारीक अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। ठीक है। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जनरलाइजेबिलिटी का मतलब कह रहा है ये, जनरलाइजेबिलिटी मीन्स द एक्सटेंट टू विच अ रिसर्च फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड। द एक्सटेंट टू विच अ रिसर्च फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड। हिंदी में बोले तो शोध परिणाम के व्यवहारिकता की सीमा। शोध परिणाम के व्यवहारिकता की सीमा, इसका मतलब ये है कि आपके रिसर्च का रिजल्ट कितने बड़े पॉपुलेशन में, कितने बड़े एरिया में एप्लीकेबल है, कितने बड़े एरिया के लिए वो एक जनरल स्टेटमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज, ठीक है, आप जो है मान लेते हैं एक कॉलेज है, कॉलेज ए, ठीक है, ये एक कॉलेज है, सिर्फ इस कॉलेज के स्टूडेंट्स पे आप रिसर्च कर रहे हैं, सिर्फ इस कॉलेज के स्टूडेंट पे आप रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका जो आपके रिसर्च फाइंडिंग्स की जो जनरलाइजेबिलिटी होगी वो बस इस कॉलेज तक सीमित होगी। इस कॉलेज के बाद किसी दूसरे कॉलेज, किसी दूसरे शहर के कॉलेज, किसी दूसरे स्टेट के कॉलेज के लिए उसकी जनरलाइजेबिलिटी बहुत लो होगी। इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी इस एक कॉलेज के स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहे हो तो उस रिसर्च की जो फाइंडिंग है वो इस कॉलेज के लिए तो एप्लीकेबल होगी। आप पूरी श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि इस कॉलेज में वो फाइंडिंग जो है वो एप्लीकेबल है, जो अनुसंधान के जो परिणाम है वो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए तो एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उस कॉलेज के अलावा किसी दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स पे भी वही बात लागू होगी। आप ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपके रिसर्च की जनरलाइजेबिलिटी जो है, सामान्यीकरण जो है, उसका स्तर बहुत कम, उसका स्तर क्या है? बहुत कम है। ठीक है। तो जनरलाइजेबिलिटी या सामान्यीकरण का मतलब सिर्फ ये है कि आपके रिसर्च का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो कितने बड़े एरिया में, कितने बड़े पॉपुलेशन में एप्लीकेबल है, कितने बड़े पॉपुलेशन में उसे अप्लाई किया जा सकता है, कितने ज्यादा लोगों के लिए वो लागू होता है। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? वैसे भी जनरलाइजेबिलिटी के बारे में हम लोग पहले बहुत बात कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ एक अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो ट्रू फॉल्स assertion रीजन के फॉर्म में जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। इफ द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च इज हाई, इफ द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च इज हाई, इफ द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च इज हाई, findings will be said to be generalized।
फाइंडिंग विल बी सेड टू बी जनरलाइज्ड। हिंदी में बोले तो यदि शोध की वैधता अधिक है तो शोध के परिणाम अधिक व्यवहारिक माने जाएंगे। ठीक है, शोध की वैधता यदि अधिक है, यदि आपके रिसर्च की वैलिडिटी काफी हाई है, लेवल ऑफ वैलिडिटी बहुत हाई है, तो कौन सी चीज हाई मानी जाएगी? उसके अलावा व्यवहारिकता यानी कि जनरलाइजेबिलिटी। ये एक स्टेटमेंट है, इसको रट लो, याद कर लो, लिख लो। ठीक है, यदि वैलिडिटी किसी रिसर्च की ज्यादा है तो कौन सी चीज इसकी ज्यादा होगी? जनरलाइजेबिलिटी। अगर बहुत ज्यादा वो वैलिड है तो इसकी जनरलाइजेबिलिटी भी काफी हाई होगी। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इससे कि किसी अनुसंधान की, किसी शोध की वैधता अधिक होने पर निम्न में से क्या अधिक होगी? फिर वो आपको ऑप्शन दे देगा, क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, और एक ऑप्शन दे देगा जनरलाइजेबिलिटी। तो अगर आप इसको ठीक से अभी सुन रहे हो, बाद में 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको एग्जाम में भी याद रहेगा कि भाई सर बताए थे कि अगर किसी रिसर्च की वैलिडिटी ज्यादा होती है तो फिर जनरलाइजेबिलिटी जो है ना वो ज्यादा होती है, क्रेडिबिलिटी ज्यादा नहीं होती, उससे उससे क्या ज्यादा होती है? जनरलाइजेबिलिटी। तो ये एक स्टेटमेंट है जो आप बिल्कुल याद कर लो, समझ लो, लिख लो। ठीक है, सीधे शब्दों में बोला जाए तो वही जो आप लोग अभी बता रहे थे कि यूनिवर्सैलिटी ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च, शोध के परिणामों की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी रिसर्च, बहुत कम रिसर्च ऐसे होते हैं जो वाकई में यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, मतलब इस दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो वही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बहुत कम रिसर्च होता है। स्पेशली जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च जो होते हैं, उनके रिजल्ट्स वाकई में यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, यानी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ वही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? जनरलाइजेबिलिटी समझ में आई? अपने रिसर्च के जनरलाइजेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो वो कह रहा है कि सैंपल साइज जो है ना वो थोड़ा ठीक ठाक रखना, एकदम छोटा सैंपल साइज मत बना लेना। सैंपल का साइज जो है वो सफिशियंट होना चाहिए। सफिशियंट अगर होगा तो आपके रिसर्च का जो रिजल्ट होगा उसकी जनरलाइजेबिलिटी अच्छी खासी होगी। ठीक है, बहुत थोड़े से लोगों में, 8-10-20 लोगों में, 50 लोगों में आप रिसर्च की और आप बोल रहे हो कि पूरे नेशन वाइड उसके रिजल्ट को आप अप्लाई कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रतिरूप का जो आकार है वो पर्याप्त होना चाहिए। प्रतिरूप का मतलब सैंपल, सैंपल और पॉपुलेशन को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एम्पिरिकल, बहुत छोटी सी बात है। आपका जो रिसर्च है वो खाली इमेजिनेशन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, जितना हो सके प्रॉपर आंकड़ों पे, अंकों पे, संख्याओं पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पे आधारित होना चाहिए। ठीक है, आपका रिजल्ट, रिसर्च जो है वो प्रॉपर कॉन्क्रीट डेटा यानी कि मजबूत आंकड़ों पे, विश्वसनीय आंकड़ों पे, एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंट्स पे आधारित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सिस्टमेटिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक का मतलब हौच पौच नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक सिस्टम है, एक ऑर्डर में आप रिसर्च कर रहे हो, एक सर्टेन स्टेप फॉलो कर रहे हो, और ये स्टेप्स, ये प्रोसीजर कौन तय करेगा? ये तय करेगा आपका नेचर ऑफ रिसर्च, किस तरीके का रिसर्च आप कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हो, अप्लाई रिसर्च कर रहे हो, बेसिक रिसर्च कर रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप एक सर्टेन स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो सिस्टमेटिक होना चाहिए कहने का मतलब। उसके बाद है लॉजिकल होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए, कुछ भी बेतुकी बातें किए जा रहे हो ये नहीं होना चाहिए। जो भी रिसर्च का रिजल्ट आपका निकल रहा है, रिसर्च फाइंडिंग्स जो है, शोध के जो परिणाम है, वो तार्किक होने चाहिए भाई, लॉजिकली आप उसे प्रूव कर सकते हो। ये नहीं कि बस मैं बोल रहा हूँ तो मान लो, ऐसा नहीं। आप लॉजिकली उसे प्रूव कर सकते हो, आपके पास लॉजिकल, तर्कपूर्ण विवेक आप दे रहे हो, उसके पीछे लॉजिक दे रहे हो। ठीक है, लास्ट इसकी जो क्वालिटी है वो है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी, ठीक है, एक हम लोगों ने पढ़ा था विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, ये कुछ कुछ उसी तरीके की क्वालिटी है। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब ये है कि आप अपने रिसर्च के फाइंडिंग्स को या किसी के भी रिसर्च के फाइंडिंग को वेरीफाई कर सकते हो, सत्यापित कर सकते हो। और ये सत्यापित आप कैसे करोगे? बाय रेप्लिकेटिंग, बाय रेप्लिकेटिंग इट्स रिजल्ट्स। इसीलिए हिंदी में मैंने लिखा है यहाँ पर पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति की क्वालिटी होनी चाहिए आपके रिसर्च में, रेप्लिकेबिलिटी वाली क्वालिटी होनी चाहिए। इसका मतलब कि
आपने एक रिसर्च किया, आपने उस रिसर्च की एक फाइंडिंग दी कि भाई मैंने ये रिसर्च किया है और मुझे इस रिसर्च से ये बातें पता चली, ऐसा ऐसा होता है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, मैं भी वही रिसर्च करके देखूंगा, और वही उस रिसर्च को करने से सेम जैसे रिसर्च आपने किया था, जिन आंकड़ों जिन सैंपल के साथ आपने रिसर्च किया था, अगर वही रिसर्च मैं फिर से करूँ और मुझे फिर से वही रिजल्ट मिला, परिणाम की पुनरावृत्ति हो रही है, रिजल्ट रिजल्ट की रेप्लिकेबिलिटी हो रही है, यानी कि रिजल्ट जो है रेप्लिकेट हो रहा है, बार बार सेम रिजल्ट मेरे को मिल रहा है, तब मैं क्या बोलूंगा कि हाँ भाई आपका रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया। क्यों सत्यापित हो गया? क्योंकि आपका रिसर्च रिसर्च जो है वो रेप्लिकेबल है, पुनरावृत्ति वाली क्वालिटी उसमें है। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वालिटी आपकी। और भी कई क्वालिटीज आपको मिल सकती हैं अगर आप दूसरे बुक्स में इंटरनेट में सर्च करो, लेकिन ये वो क्वालिटीज थी जो सफिशियंट है आपके लिए एग्जाम। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट हो तो बता सकते हो। एग्जाम के लिए आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि जितने भी टर्म्स यहाँ मैं आप लोगों को बताया, जैसे कि जनरलाइजेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, वैलिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्यूरेसी है, क्रेडिबिलिटी है, जितने भी टर्म्स मैं आप लोगों को बताया, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इनका मतलब क्या है ये याद रखना है कि अगर ये क्वालिटीज आप इंश्योर करना चाहते हो, सुनिश्चित करना चाहते हो अपने रिसर्च में, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, और कौन सी क्वालिटीज बढ़ाने से कौन सी दूसरी क्वालिटी बढ़ जाएगी, कौन सी क्वालिटीज कम होने से कौन सी दूसरी क्वालिटीज कम हो जाएंगी, जैसे कि रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, इनके बीच कौन सा संबंध है। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका रिसर्च जो है जितना वैलिड होगा, जितनी ज्यादा वैलिडिटी आपके रिसर्च में होगी, उतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से दो तीन क्वालिटीज के बीच जो संबंध मैंने आप लोगों को बताया, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और यार, इतने सारे आप लोग हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल सब्सक्राइब किया करो यार। अभी तक तो यूट्यूब आपसे फीस नहीं लेता चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करो, इतना आप लोग कर सकते हो मेरे लिए।